फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 3 अंगल मराठा युद्ध। यानी कि ये जो युद्ध हुआ है ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसका कालक्रम 1772 से 1818 है। तो इसमें प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बारे में बात करें तो 1775 से 1782 में हुआ है। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1802 से 1806 के बीच में हुआ है और तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1816 से 1818 के बीच में हुआ है। तो इन तीनों अंगल मराठा युद्ध को हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम अंगल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, तो अगर इस युद्ध की शुरुआत की हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रथम अंगल मराठा युद्ध में इस युद्ध की शुरुआत बोले तो युद्ध की शुरुआत 1775 में हुआ था। 1775 में इस युद्ध की शुरुआत शुरू हो गई थी। इसके बाद अगर बात करें युद्ध के मुख्य क्या, इस युद्ध के कारण क्या थे, किस कारण से यह युद्ध हुआ, तो सबसे पहला कारण था रघुनाथ राव अगले पेशवा बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? अगले पेशवा बनना चाहते थे, यानी बाजीराव को हटा के ये पेशवा बनना चाहते थे। पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन ये पेशवा नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण था कि ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव का समर्थन किया था, यानी कि साथ दिया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है प्रथम अंगल मराठा युद्ध होने का। ठीक है, इसके बाद और भी कारण है, जैसे कि कंपनी जो थी, यानी ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, वास्तव में बंगाल की भांति ही महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में द्वैध शासन लागू करना चाहती थी। द्वैध शासन, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, वैसे ही यहाँ भी वो चाहती थी महाराष्ट्र में भी कि यहाँ भी क्या लग जाए, द्वैध शासन लग जाए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था प्रथम अंगल मराठा युद्ध का। इसके बाद और भी कई कारण हैं, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग्स। तो इन्होंने क्या किया कि घेरे की नीति अपनाई। कौन सा? घेरे की नीति अपनाई। घेरे की नीति अपनाई, ये भी एक क्या बन गया, अंगल मराठा युद्ध का यह कारण बन गया। उसके बाद है कि ब्रिटिश कंपनी ने मराठाओं को हरा दिया था। कंपनी ने इस युद्ध में मराठाओं को हराया। साथ ही साथ अगर देखें, हराया, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो यह युद्ध, ठीक है, यानी प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो है वो सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त की गई। सालाबाई की संधि के द्वारा क्या हुआ, समाप्त किया गया। और इस संधि के अनुसार, यानी इसी संधि के अनुसार क्या होता है कि एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर दिया गया, यानी कि सालाबाई की संधि के द्वारा। ठीक है, कह सकते हैं कि इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स थे,
और इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वास्तव में 1775 में हुई थी। और इस युद्ध के दो प्रमुख कारण रहे, जैसे रघुनाथ राव अगले मराठों के पेशवा बनना चाहते थे और ब्रिटिश ने रघुनाथ राव का समर्थन किया था। और जो ब्रिटिश कंपनी थी तो वास्तव में महाराष्ट्र में भी बंगाल के भांति द्वैत शासन लागू करना चाहती थी। इस युद्ध में कंपनी को मराठाओं को बहुत ही कम अंतर में पराजित किया। ठीक है, और यह युद्ध जो था 1782 में, यह कब होता है? तो यह 1782 में होता है। सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। और सालाबाई की संधि के अनुसार एक दूसरे के जो जीते हुए राज्य हैं एक दूसरे को लौटा दिए जाते हैं। यह प्रथम अंगल मराठा युद्ध में होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, अंगल मराठा युद्ध जो कि 1802 से लेके 1806 तक चला है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इस समय भी ब्रिटिश गवर्नर का अगर बात करें, ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो इस समय लॉर्ड वेलेज़ली थे, लॉर्ड वेलेज़ली, और इन्होंने सहायक नीति अपनाई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली। इसके बाद इस युद्ध में यानी कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने मराठों को हराया। इसके बाद देखिएगा कि जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, क्योंकि इन्हीं के काल में हो रहा था, बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सहायक संधि स्वीकार कर ली। ठीक है, अब ये सहायक संधि किन की वजह से? लॉर्ड वेलेज़ली ने करवाया था। और यह जो युद्ध है यानी द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, यह युद्ध राजपुर घाट की संधि के द्वारा समाप्त होता है। ठीक है, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि इस समय यानी इस युद्ध में, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली थे और इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने मराठों को हराया। और इसी युद्ध के दौरान मराठा जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली लॉर्ड वेलेज़ली से। ठीक है, और यह युद्ध जो है वो राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक, जानेंगे तीसरा अंगल मराठा युद्ध। तीसरा अंगल मराठा युद्ध, तो तीसरा मराठा युद्ध अगर कहा जाए तो यह 1816 से 1818 के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और इस युद्ध का जो मुख्य कारण तो इसमें मराठाओं के बीच आपसी मतभेद होने लगे थे। क्या होने लगा था? आपसी मतभेद, वो पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसी के बीच में क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में ब्रिटिशों ने मराठा साम्राज्य को हड़प लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हड़प नीति अपनाई जाती है। यानी कि इसमें आप देखिएगा कि इस समय यानी तीसरा अंगल मराठा युद्ध में
ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और इस युद्ध का मुख्य कारण मराठा सरदारों के बीच आपसी मतभेद थे और 1818 में ब्रिटिशों ने मराठाओं को पराजित करके मराठा साम्राज्य का अधिग्रहण ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। तो यहाँ से हमारा मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो गया कि कैसे कैसे मराठा है, कैसे कैसे उनका उदय हुआ, कैसे कैसे उनका पतन हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य कैसे कैसे मराठाओं के समय भी क्या करता है, विस्तार करता है। अब हम लोग जानेंगे अगले क्षेत्रीय राज्य जिसमें आता है मैसूर। ठीक है, तो मैसूर का अगर कहा जाए तो मैसूर 1761 से लेकर 1799 तक हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण शासक भी आते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैसूर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैसूर में सबसे पहले क्या होता है कि 1565 में बन्नी हट्टी या ताली कही या फिर ताली कोटा के युद्ध के पश्चात ठीक है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसी पतन के पश्चात देखते हैं कि विजयनगर के ध्वंसावशेषों का जो स्वतंत्र रहता है, यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तो पतन के पश्चात विजयनगर के जो विजयनगर के ध्वंसावशेष यानी कि जो बचे हुए अवशेष रहते हैं, इसी से स्वतंत्र मैसूर की स्थापना की जाती है। स्वतंत्र मैसूर की स्थापना होती है। ठीक है, स्वतंत्र मैसूर राज्य की क्या होती है, स्थापना की जाती है। नीचे देखते हैं कि मैसूर राज्य पे, ठीक है, मैसूर राज्य पर 1612 में वाडियार या इसी को आडियार वंश भी कहते हैं, आडियार वंश की स्थापना की जाती है। वंश की स्थापना हुई और यह कैसा राज्य था, तो यह एक हिंदू राज्य था। यह कैसा था, तो यह एक हिंदू राजवंश था। ठीक है, यह एक हिंदू राजवंश था। इसी के बीच में देखते हैं कि इस वंश के जो प्रथम शासक रहते हैं तो वो कृष्णराज रहते हैं। कृष्णराज, ठीक है, ये क्या है, प्रथम शासक कौन होते हैं, तो कृष्णराज होते हैं। और 1740 के दशक में, तो 1740 में दशक मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासक का शासन था। ठीक है, तो मैसूर में अब कौन आ जाते हैं, तो चिक्का कृष्णराज का शासन था कहाँ, मैसूर में। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इनके दो प्रसिद्ध मंत्री थे। इनके कितने, दो प्रसिद्ध मंत्री थे। दो प्रसिद्ध मंत्री थे, एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंदराज। देवराज और नंदराज। और नंदराज के शासनकाल में ही हैदर अली ने एक सिपाही के रूप में अपना राजनीतिक जीवन किया था। ठीक है, यानी इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि हैदर अली जो रहते हैं, ठीक है, तो हैदर अली नंदराज के शासनकाल में, ठीक है, ये जो हैदर अली हैं एक सिपाही के रूप में, एक सिपाही के रूप में
राजनैतिक जीवन प्रारंभ करते हैं। राजनैतिक जीवन शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे हैदर अली कि हैदर अली का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग हैदर अली के बारे में जानते हैं। हम लोग जानेंगे हैदर अली का उदय। तो अगर हम लोग हैदर अली के उदय के बारे में जानें तो प्रारंभ में मैसूर राज्य के एक सैनिक थे, एक सिपाही थे, एक सैनिक थे नंद राज के शासनकाल में। ठीक है, और इन्हें डिंडीगुल के सूबेदार भी इन्हें बनाया जाता है। डिंडीगुल के इन्हें क्या बनाया जाता है? सूबेदार इन्हें बनाया जाता है। साथ ही साथ हैदर अली जो थे तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम करते हैं। श्रीरंगपट्टनम करते हैं। साथ ही साथ ये हैदराबाद के बाद दक्षिण भारत में दूसरा महत्वपूर्ण इनका राज्य जो था वह मैसूर था। ठीक है, तो हैदर अली का जो पहला महत्वपूर्ण राज्य था वो हैदराबाद, इसका दूसरा राज्य इनका कौन था? तो मैसूर था। तो कहा जाता है कि 1749 में, ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1749 में। तो 1749 में एक सिपाही के रूप में हैदर अली मैसूर की सेना में नियुक्त हुए और उन्हें मैसूर के जो राजस्व मंत्री थे नंदराज का सहयोग प्राप्त था। तो इन्हें किनका सहयोग प्राप्त था? तो सहयोग मैसूर के राजस्व मंत्री नंदराज का सहयोग इन्हें प्राप्त था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस दौर में दक्षिण भारत का त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ होगा, यानी कि हैदराबाद का निजाम, मराठा और मैसूर के मध्य प्रभुता को लेकर यहाँ संघर्ष चल रहा था। और यहीं पे क्या होता है कि 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के सूबेदार नियुक्त किया गया और हैदर अली ने डिंडीगुल के एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की मदद से की थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। किनकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रांसीसियों की मदद से इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और 1759 से लेकर 60 में मैसूर पे मराठाओं के लगातार आक्रमण भी हो रहे थे। तो अगर बात किया जाए 1759 से 60 के बीच में, तो मैसूर पर मराठाओं के लगातार आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, लगातार आक्रमण हुए। इसी के बीच में क्या होता है कि 1761 में हैदर अली ने देवराज और नंदराज को, ठीक है, हैदर अली ने क्या किया कि देवराज और नंदराज को, इन दोनों को राजनीतिक से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। राजनीति से संन्यास लेने पे मजबूर कर दिया।
लेने पे मजबूर किया। यानी कि हैदर अली ने देवराज और नंद राज को कहें कि आप दोनों राजनीतिक से क्या कर लीजिए, संन्यास ले लीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। इन्हें फोर्स किया कौन, हैदर अली। और मैसूर की समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु अब कौन बन गए, और इस तरीके से जो मैसूर के समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु अब कौन बन गए थे, तो हैदर अली। इसी के बीच में क्या होता है कि मैसूर की राजधानी जो है, ठीक है, तो श्री रंगपट्टनम रखी जाती है मैसूर की राजधानी, ठीक है, कि मैसूर की राजधानी जो रहती है श्री रंगपट्टनम स्थापित की जाती है। इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं। उस समय 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, जिसे हम लोग मैप पे भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये दक्षिण भारत का है, तो ये हमारा प्यारा सा भारत मान के चलिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो एरिया है ये आपका था मराठा, यहाँ पे क्या था, मराठा। यहाँ पे लेके चलिएगा तो ये जो एरिया था, ठीक है, तो ये मैसूर था, ये मैसूर हो गया, ठीक है। और इधर अगर बात करते हैं ये सब, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए हैदराबाद है, इधर क्या उसमें था, हैदराबाद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे थे निजाम, हैदराबाद शासन कौन कर रहे थे, निजाम। मराठा में कौन कर रहे थे, मराठा कहाँ कर रहे थे, तो यहाँ महाराष्ट्र में यानी पुणे। और मैसूर में कौन कर रहे थे, तो मैसूर में कर रहे थे हैदर अली, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 1761 से लेके 1767 के मध्य, ठीक है, हैदर अली ने मैसूर को आर्थिक सामरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। यानी इसमें जो हैदर अली इन्होंने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली बनाया है, ठीक है। इसी के बीच में क्या होता है कि 1767 से 69 के बीच, ठीक है, इसी के बीच में आप देखिएगा कि अब आ जाता है डेट 1767 से 1769 के बीच, ठीक है। मैसूर और ब्रिटिश, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और किस संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया, ठीक है। लोग बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो जो 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और इस समय हैदर अली ने ब्रिटिश के साथ मद्रास की संधि की है। कौन सा संधि, मद्रास की संधि के। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इस संधि के अनुसार, यानी कि जो मद्रास का संधि है, इस संधि के अनुसार
एक दूसरे के जीते हुए राज लौटा दिए गए। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि यह जो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध है, तो इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों एवं निजामों के साथ एक गठबंधन स्थापित कर लिया, परंतु युद्धों के मध्यकाल में ही मराठाओं और निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया और ब्रिटिशों के पक्ष में चले गए। यानी कि कहने का मतलब है कि यह जो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ, तो उस समय मराठा और निजाम, ठीक है, ये सब एक साथ में थे, यानी कि एक गठबंधन था। और प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि ये गठबंधन टूट जाती है, टूट गई, और यह जो निजाम है, ठीक है, तो ये किन के साथ चले जाते हैं? ब्रिटिश के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय यही सब होता है, जिसमें निजाम जो होते हैं ब्रिटिश के साथ मिल जाते हैं। फिर भी ठीक है, जो हैदर अली होते हैं, ये दोनों किनके साथ चले जाते हैं? ब्रिटिश के साथ चले जाते हैं। फिर भी ये जो हैदर अली होते हैं, हैदर अली, ठीक है, तो ये अकेले ही क्या करते हैं? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध लड़ते हैं, और जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं, मराठा निजाम और ब्रिटिश हार जाते हैं। तो एक और से कह सकते हैं कि हैदर अली हैं इस युद्ध में, और इसी के विरुद्ध में रहते हैं गठबंधन। ठीक है, और इस गठबंधन में रहता है मराठा, निजाम और ब्रिटिश। ठीक है, मराठा, निजाम और ब्रिटिश, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं। हारने के पश्चात भी जो गवर्नर जनरल थे, तो इस समय के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेनिस्टार्ट, हेस्टिंग्स नहीं होगा, जनरल थे वेनिस्टार्ट, हाँ वेनिस्टार्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वेनिस्टार्ट ने एक संधि की, क्या की? एक संधि, और उसी संधि का नाम था मद्रास की संधि। और इस संधि के द्वारा एक दूसरे के द्वारा जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए गए। तो यह प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की घटना है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध होता है, दूसरा अंगल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या रहता है कि एक ओर से हैदर अली रहते हैं, हैदर अली, ठीक है, और इसमें वही मराठों और निजामों के साथ गठबंधन रहता है, निजाम के साथ गठबंधन, और दूसरे ओर से रहते हैं ब्रिटिश, दूसरे ओर से ब्रिटिश। तो इसमें वही होता है कि पांडुचेरी जो रहता है भारत में फ्रांसीसियों का स्थायी राजधानी थी। तो इस समय क्या था कि फ्रांसीसियों की राजधानी इस समय पांडुचेरी था। कहाँ था? पांडुचेरी। ठीक है, और पांडुचेरी का ही एक भाग माहे था। पांडुचेरी का ही एक भाग क्या था? इनका एक भाग माहे था। अब इस माहे भाग पे क्या होता है कि इस माहे पे फ्रांसीसियों का केंद्र था। ठीक है, फ्रांसीसियों का यह केंद्र रहा है, फ्रांसीसियों का केंद्र। अब इस माहे केंद्र पे क्या होता है कि ब्रिटिशों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस पे ब्रिटिशों ने आक्रमण कर दिया, ब्रिटिशों ने
आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आक्रमण करने के पश्चात क्या होता है कि हैदर अली ने युद्ध का बिगुल बजाते हुए कर्नाटक की राजधानी आरकट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि जैसे ही ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों के माहे पे आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, तो फ्रांसीसियों के साइड से हैदर अली लड़े और इसी लड़ाई में उन्होंने कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आरकाट पे अधिकार कर लिया। कौन कर लिए? तो ये हैदर अली कर लेते हैं, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली ने कर दिया, यानी ये क्या था, ब्रिटिशों का था और हैदर अली ने अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यह अंग्रेजों को पता चला तो यहाँ से द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इस युद्ध के समय बंगाल के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे कह सकते हैं कि बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने ब्रिटिश जनरल बेली को पराजित किया था। तो हैदर ने ब्रिटिश जो जनरल था, तो इसमें बेली रहता है, तो बेली को पराजित करते हैं और हैदर अली जीत जाते हैं। और परंतु 1782 में क्या होता है कि पार्टोनोवा के युद्ध में, इसी के बीच 1782 में एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसे पार्टोनोवा का युद्ध कहते हैं, नोवा का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में भी एक तरफ से हैदर अली रहते हैं और दूसरे तरफ से ब्रिटिश रहता है, और ब्रिटिश में इस साइड से रहते हैं जनरल आयरकुट। ठीक है, तो इधर से कौन रहेंगे, जनरल आयरकुट, और आयरकुट यहाँ जीत जाते हैं और हैदर अली हार जाते हैं। जैसे ही हैदर अली हारते हैं तो युद्ध में घायल होने के पश्चात, ठीक है, युद्ध में घायल होने के कारण, ठीक है, घायल होने के पश्चात क्या होता है कि 1782 में ही मृत्यु हो जाती है। किनकी? हैदर अली की। अब जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होती है तो ये दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध का जो आरंभ ही हुआ था, अब इसका पूरा भार अब इनके यानी हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने कंधों पे ले लिया। ठीक है, कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं, यानी कि पुत्र कौन? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो होते हैं अब इस युद्ध को यानी कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्ल मैसूर युद्ध में अब कौन भाग लेते हैं? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश जनरल मैथ्यूज को पराजित किया। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ कौन आते हैं? तो ब्रिटिश, और ब्रिटिश में आएंगे जनरल मैथ्यूज। ठीक है, तो मैथ्यूज को ये पराजित करते हैं और टीपू सुल्तान विजय हासिल करते हैं, और उसके बाद पराजित करके मैथ्यूज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और 1784 में यह युद्ध, 1784 में यह जो युद्ध है तो एक संधि की जाती है जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं। मंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। ठीक है, यानी पहला में मद्रास की संधि हुआ, दूसरा में मंगलोर की संधि हुआ। और इसमें भी वही कहा जाता है कि एक दूसरे के जो राज्य जो विजित किए हैं उससे आप क्या कर दीजिए? लौटा दीजिए।
यानी कि एक दूसरे के विजित क्षेत्र, विजित मतलब जीते हुए क्षेत्र, विजित क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए गए। अब इसके बाद हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे ही देखते हैं टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे एवं उत्तराधिकारी भी थे, तो इनका कालक्रम 1782 से लेके 1799 AD तक होता है। अब इसमें हम लोग देखें तो आधुनिक भारत में टीपू सुल्तान पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने एक उपाधि धारण की है जिसे सुल्तान कहा जाता है। तो यह भी इनके बारे में कहा गया कि आधुनिक भारत में टीपू सुल्तान पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इन्होंने अपनी राजधानी यानी मैसूर की जो राजधानी थी उसे कहाँ रखा, रंगपट्टनम में ही रखा, यानी चेंज ये सब नहीं किए थे। इसके बाद अगर कहा जाए तो टीपू सुल्तान ने मैसूर में, ठीक है, व्यापार को उन्नत अवस्था में पहुंचाया है, व्यापार को उन्नत अवस्था में पहुंचा, यानी कि चरमोत्कर्ष पे भी कह सकते हैं पहुंचाया है। और यहाँ से विदेशों के साथ भी व्यापार ये सब करते थे, विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अपने उद्योग में, ठीक है, अपने उद्योगों में इन्होंने एक व्यापारिक अधिकारी गुमास्तों की नियुक्ति की थी। किसकी? गुमास्तों की नियुक्ति की, ठीक है। और इन्होंने 1796 के आसपास अगर देखा जाए, 1796 में तो टीपू सुल्तान ने एक नौसेना बोर्ड का भी गठन किया है, साथ ही साथ टीपू सुल्तान ने 2 बंदरगाह भी बनाए, 2 बंदरगाह भी स्थापित किए हैं, जैसे कि मैंगलोर का बंदरगाह, ठीक है, और एक था मोलीदाबाद, ये भी स्थापित इन्होंने करवाया है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो टीपू सुल्तान जो थे तो ये फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? टीपू सुल्तान। इसके बाद अगर बात करें तो टीपू सुल्तान ने भारत में ही, ठीक है, भारत में ही फ्रांसीसी तर्ज पर जैकोबिन क्लब की स्थापना भारत में करवाई है। कौन? टीपू सुल्तान ने, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों के साथ मित्रता के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा गया। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन बोनापार्ट
के साथ पत्र व्यवहार करता था। बोनापार्ट के साथ पत्र व्यवहार करता था, यानी कि ये कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग कहें तो टीपू सुल्तान जो है, तो इन्होंने एक नया कैलेंडर भी जारी किया है। एक नया कैलेंडर भी इन्होंने जारी किया जिसमें हिंदू देवी देवता के आकृति वाले सिक्के जारी किए हैं। ठीक है। और टीपू सुल्तान को धर्मनिरपेक्ष का शासक भी माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष का इन्हें शासक माना जाता, मतलब सभी धर्मों को ये इक्वल समझते हैं। और इन्होंने संगेरी में, कहाँ, संगेरी में एक हिंदू मंदिर के लिए, संगेरी एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, तो हिंदू मंदिर की मरम्मत के लिए इन्होंने धन भी दिया था। इन्होंने धन दिया और साथ ही साथ ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य भी कहा है। तो अगर साम्राज्यवादी इतिहासकार को अगर देखा जाए, इतिहासकार, तो इन्होंने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा है। ठीक है। साथ ही साथ 1789 के आसपास क्या होता है, 1789 में, कि टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ट्रावनकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कौन? टीपू सुल्तान ने। ठीक है। और ट्रावनकोर जो था वो ब्रिटिशों का राज्य था। और ट्रावनकोर क्या है? यह ब्रिटिशों का दोस्त है, ब्रिटिशों का मित्र राज्य था। ये कौन करते हैं? तो टीपू सुल्तान कर देते हैं, टीपू सुल्तान। ठीक है। और ब्रिटिशों का राज्य कौन था? तो ये ट्रावनकोर। अब इसमें क्या होता है कि जिसके कारण तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि, और यही सब के कारण क्या होता है कि यहाँ से तीसरे अंग्ल मैसूर से तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ होता है यहाँ से। ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध का आरंभ कैसे होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि एक ओर से ब्रिटिश है, मराठा है और निजाम है। दूसरे ओर से रहते हैं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। अब इसमें क्या होता है कि इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, यानी कि तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। जो कि 1785 से 1793 तक रहे हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ क्या करते हैं कि मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया और टीपू सुल्तान के युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मराठा और निजाम जो रहते हैं पहले टीपू सुल्तान के साथ ही रहते हैं, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हें अपने साथ मिला लिया और इनका एक गठबंधन बन गया। और इसी गठबंधन में ये तीनों मिलके टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। और हराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे
रंगपट्टनम की संधि की जाती है। रंगपट्टनम की संधि की जाती है 1791 में। कब की जाती है? 1791 में, ठीक है। और अगर हम लोग तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1790 से 91 में हुआ था, कहीं कहीं 1792 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यह रंगपट्टनम संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। इस संधि में जो ब्रिटिश थे, एक और से कौन थे? ब्रिटिश, और एक और से थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को, ठीक है, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ जो था युद्ध हर जाने के लिए, युद्ध हर जाने के लिए इन पे थोपा कि आपको 3000 आपको देना पड़ेगा, और जितने भी टीपू सुल्तान ने राज्य को विजित किया था सब इनसे छीन लिया गया। और इसी संधि के पश्चात टीपू सुल्तान जो थे मैसूर को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखने में कठिनाई होने लगी, ठीक है। और श्री रंगपट्टनम की संधि कुछ ही समय पश्चात ये असफल भी हो जाता है, यानी कि ये तो संधि किया गया लेकिन यह कुछ समय के बाद यह संधि भी खत्म हो जाता है। और 1798 में क्या होता है कि लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान को, ठीक है, टीपू सुल्तान से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने की बात कही, परंतु टीपू सुल्तान इस पे संधि करने से मना कर देता है, साइन करने से मना कर देता है। और वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान पर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पत्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और टीपू सुल्तान के खिलाफ एक गठबंधन मराठाओं और निजाम के साथ मिलकर बनाया। और इसी के बीच में क्या होता है कि 1799 में फिर से चौथे अंगल मैसूर युद्ध की घोषणा होती है। अंगल मैसूर युद्ध की घोषणा होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं चौथे अंगल मैसूर युद्ध के बारे में। चौथा अंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। एक और से रहते हैं ब्रिटिश, इन्हीं के साथ रहता है मराठा और निजाम, क्योंकि ये गठबंधन कर चुके थे। इसके बाद एक और से रहते हैं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, और इन्होंने सहायक संधि पे साइन करने से मना कर दिया था लॉर्ड वेलेज़ली ने। तो इसमें क्या होता है कि चौथे अंगे मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की श्री रंगपट्टनम में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें फिर से ये जीत जाते हैं, टीपू सुल्तान मर जाते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान के लिए एक बात कही गई है कि गीदड़ की भांति, यानी कि टीपू सुल्तान ने यह स्वयं कहा लॉर्ड वेलेज़ली से कि गिदड़ की भांति 100 वर्ष जीने से बेहतर है कि शेर की भांति 1 वर्ष ही जिया जाए, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि जब टीपू सुल्तान, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, टीपू सुल्तान के जब मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मैसूर को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक बार 3 भागों में बांटा जाता है, ऐसे यहाँ पे कर दीजिए। 3 भागों में बांटा गया, मैसूर को 3 भागों में बांटा गया, यानी 1/3, यानी कि 1/3 भाग पे मराठे रहेंगे, ठीक है। 1/3 भाग जो था उस पे निजाम का हिस्सा हो गया क्योंकि सब साथ दिए थे ब्रिटिशों का, और 1/3 भाग पे ब्रिटिश शासन किया। 1/3 भाग पे कौन शासन किया? ब्रिटिश। तरीके से क्या होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में, एक
छोटे से क्षेत्र में, कहाँ पे, मैसूर में, ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र में आडियार वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इस अदियार वंश पे क्या होता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी किया जाता है, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ से मैसूर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे पंजाब के बारे में, क्योंकि हमारा एक क्षेत्रीय राज्य और था पंजाब। तो पंजाब के बारे में अगर कहा जाए तो पंजाब कैसे कैसे उदय हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से 10 सिख गुरु भी देखेंगे, 10 सिख गुरु, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले रहते हैं गुरु नानक देव या गुरु नानक गुरु, ठीक है, जिनका कालक्रम 1469 से लेके 1539 तक रहता है। इसके बाद आते हैं गुरु अंगद देव। इनका शासनकाल 1539 से लेके 1552 तक रहता है। फिर आते हैं गुरु अमरदास। इनका कालक्रम 1552 से लेके 1574 तक रहता है। फिर आते हैं गुरु रामदास। इनका कालक्रम 1574 से लेके 1581 रहता है। इसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। इनका कालक्रम अगर कहा जाए तो 1581 से लेके 1606 तक रहता है। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद। इनका शासनकाल 1606 से लेके 1644 तक रहता है। इसके बाद आते हैं गुरु हर राय। इनका शासनकाल रहता है 1644 से लेके 1661, ठीक है। फिर आते हैं गुरु हरकिशन। इनका शासनकाल कहा जाए तो 1661 से लेके 1664 तक होता है। इसके बाद अगर कहा जाए तो आते हैं गुरु तेग बहादुर, जिनका शासनकाल 1664 से लेके 1675 तक है। इनके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह, और इनका शासनकाल 1675 से लेके 1708 तक रहा। तो ये 10 सिख गुरु हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग जानेंगे कि सिखों के पतन कैसे हुए, क्या कारण थे, सिखों के पतन के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। और इसमें अगर पंजाब में कहा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है उनका नाम है राजा रणजीत सिंह। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। नेता के बारे में सबसे पहले जानेंगे बंदा बहादुर, जिनका कालक्रम 1708 से लेकर 1716 के बीच में है। और अगर इनका कालक्रम कहा जाए तो ये बहादुर शाह प्रथम के काल में भी थे, ठीक है। तो ये सिखों के नेता बने, यानी कि सिख का इन्होंने स्थापना किया। साथ ही साथ इनकी हत्या अगर कहा जाए तो इनकी हत्या फर्रुखसियर ने की थी। कब? 1716 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मृत्यु के पश्चात सिख नेतृत्व विहीन हो रहा था। सिख
नेतृत्व यानी कहने का मतलब कि सिख के तो कोई नेता ही नहीं रहे थे इनके बाद, तो कैसे चलेगा वो संस्था, इसलिए ये सिख नेता विहीन हो गए थे, विहीन हो गया। और इसी के बीच में क्या होता है कि 1726 में मुगल गवर्नर जकारिया खान आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों के नेता बने। और बंदा बहादुर का वास्तविक नाम अगर कहा जाए तो इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव था। ठीक है, और बंदा बहादुर का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के साथ राजनीतिक विवाद हो गया था। और बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के साथ 1712 में लोहगढ़ का युद्ध भी लड़ा, जो कि हम बहादुर शाह प्रथम में पढ़ चुके हैं, जिसमें बंदा बहादुर की पराजय हो गई और एक बार पुनः सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और 1716 में फर्रुखशेर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। और बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख पंजाब में नित्यता क्या हो गए, विहीन हो गए। और 1716 से 1726 के दौर सिखों के न्यूनतम भाग को दर्शाता है। ठीक है, इसी के भी 1726 में आप देखिएगा कि जकारिया खान पंजाब का मुगल सूबेदार नियुक्त हुआ। ठीक है, मुगल सूबेदार या मुगल गवर्नर ये कहाँ का होता है, पंजाब का। जकारिया खान ने एक सिख सरदार कपूर सिंह को पंजाब की जिम्मेदारी दी थी, यानी इन्होंने एक सिख सरदार हैं। ठीक है, जकारिया खान ने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जकारिया खान ने एक सिख सरदार कपूर सिंह को पंजाब की जमींदारी दे। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि सिख नेता जो कपूर सिंह ने एक धार्मिक सेना से संबंधित, इन्होंने क्या किया, यानी कि कपूर सिंह ने कि धार्मिक सेना से संबंधित इन्होंने दल ए खालसा का गठन किया, दल ए खालसा का गठन कर दिया। ठीक है, और दल ए खालसा धार्मिक रूप से सिखों का एक सैन्यकरण था। और कपूर सिंह के पश्चात दल ए खालसा को जस्सा सिंह अलोवालिया ने नेतृत्व दिया। ठीक है, दल ए खालसा को क्या किया कि जैसे ही कपूर सिंह की मृत्यु हो गई, कपूर सिंह के पश्चात, ठीक है, ये दल ए खालसा को जस्सा सिंह अलोवालिया ने नेतृत्व दिया, यानी कि इसके नेता कौन बन गए, जस्सा सिंह अलोवालिया ने। ठीक है, और 1753 में दल ए खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की, यानी कि 1753 में क्या होता है कि दल ए खालसा जो है, तो इसने राखी प्रथा की शुरुआत की। राखी प्रथा की शुरुआत की कब की, 1753 ईस्वी में। ठीक है, 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की इन्होंने शुरुआत किया। अगर देखें तो सिख पंजाब राज्य के अंतर्गत उत्पादन का 1/5 भाग कर के रूप में लेते थे, यानी कि पंजाब में जो भी उत्पादन होता था उसका 1/5 भाग वो कर के रूप में लेते थे। और इस आर्थिक कर में सिखों को राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए एक सहायता प्रदान की। और 1750 के दशक में देखिएगा कि जो सिख समुदाय
ठीक है। तो 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है, 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ मिसल शब्द का अर्थ है इतिहास का कनिंघम ने एक समान बताया, ठीक है। यानी कि मिसल का अर्थ होता है एक समान, एक समान, मतलब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इनमें से प्रत्येक मिसल का एक झंडा, एक नाम और एक निशान होता था। तो यहाँ पे हम कुछ मिसलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ महत्वपूर्ण मिसल। तो सबसे पहला मिसल के बारे में कहा जाए तो अहुलवालिया मिसल, ठीक है, जिसमें है जस्सा सिंह। कौन आते हैं? जस्सा सिंह। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, इसमें आते हैं चरत सिंह, चरत सिंह। इसके बाद आता है भंगी मिसल, भंगी मिसल। इसमें आते हैं छज्जा सिंह, छज्जा सिंह। इसके बाद आता है फुलंकिया मिसल, फुलंकिया मिसल। इसमें आते हैं संधू जाट चौधरी, संधू जाट चौधरी। इसके बाद और भी मिसल हैं जैसे कि शिवपुरिया मिसल, शिवपुरिया मिसल। इसमें आते हैं नवाब कपूर सिंह, नवाब कपूर सिंह। इसके बाद आते हैं रामगढ़िया मिसल, रामगढ़िया मिसल। इसमें आते हैं जस्सा सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। इसके बाद आते हैं शहीदी मिसल, शहीदी मिसल। और इस मिसल के संस्थापक हैं बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह। तो आप देख सकते हैं कि कई मिसल यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण मिसलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे राजा रणजीत सिंह के बारे में, जो कि पंजाब के सुकर चकिया मिसल से इनका जन्म हुआ था। राजा रणजीत सिंह। तो इनके शासनकाल के बारे में कहा जाए तो 1792 से लेके 1839 तक इनका शासनकाल रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में बात किया जाए तो जमन शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी, ठीक है। प्रारंभ में अगर बात किया जाए तो लाहौर के ये सूबेदार थे, राजा रणजीत सिंह लाहौर के सूबेदार। और इन्होंने कई क्षेत्रों को विजिट किया है, यानी कि कई क्षेत्र जीते हैं, जैसे कि लाहौर, अमृतसर, अम्बाला, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो फरीदकोट,
ठीक है। 1809 के आसपास कहा जाए तो इन्होंने अमृतसर की संधि की थी, अमृतसर की संधि की, ठीक है। और इनके कई अन्य विजय भी रहे हैं, कई अन्य विजय रहे, जैसे कि 1818 में इन्होंने मुल्तान को जीता, 19 में कश्मीर को जीता, 1819 में कश्मीर को जीते, और 1823 में इन्होंने पेशावर को जीता, पेशावर को जीता। साथ ही साथ कहा जाए तो 1809 में ही इन्होंने शाह शुजा को सहायता दी थी, शाह शुजा को सहायता दी और कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो 1838 के आसपास, 1838 में क्या होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश और शाह शुजा होता है, ब्रिटिश और शाह शुजा होते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब है कि राजा रंजीत सिंह जो हैं, ठीक है, तो इनका जन्म सुकर चकिया मिसल में हुआ था और इनके पिता का नाम महाशिव था। तो अगर ये सभी अगर कहा जाए तो इनका जन्म के अगर बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो सुकर चकिया मिसल से हुआ था इनका जन्म। इनके माता का नाम, ठीक है, इनके अगर माता का नाम कहा जाए, पिता का नाम कहा जाए, तो सबसे पहले इनके अगर पिता का नाम बोला जाए तो महाशिव था, महाशिव था। तो कहा जाता है कि राजा रंजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल से हुआ था और इनके पिता का नाम महाशिव था। जब राजा रंजीत सिंह 12 वर्ष के थे तो महाशिव की मृत्यु हो गई थी और राजा रंजीत सिंह ने पिता के मृत्यु के पश्चात सुकरचकिया मिसल के उत्तरदायित्व को संभाला और 1798 तक आते आते उन्होंने सभी मिसलों को जीतकर सिख साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कर दिया था। और 1798 में, ठीक है, 1798 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र जो थे जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ये कब का कहानी है? 1798 में। जमान शाह कौन है? तो ये अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र, ठीक है। तो 1798 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि देते हुए लाहौर का क्या बनाया? सूबेदार बनाया, ठीक है। और यहीं से राजा रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हुआ। 1798 से 1806 के बीच अगर देखा जाए तो राजा रंजीत सिंह ने कई राज्यों को जीता है। 1798 से लेकर 1806 के बीच, जैसे लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, अम्बाला हो गया, फरीदकोट, इन सारे क्षेत्रों को इन्होंने जीता। के बीच में देखा जाए तो 1809 में, ठीक है, 1809 में ब्रिटिशों ने राजा रंजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार को देखते हुए एक संधि का प्रस्ताव रखा और यही संधि अमृतसर की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने राजा रंजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार को सतलुज नदी के पश्चिम एवं उत्तर तक ही रोक दिया, अर्थात राजा रंजीत सिंह सतलज नदी के दक्षिण एवं पूर्व में साम्राज्य विस्तार हेतु प्रतिबंधित हो गए। इसी संधि के उपरांत राजा रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान को जीता, 1819 में कश्मीर को और 1823 में पेशावर को जीत लिया। राजा रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में 2 राजधानियां स्थापित की, ठीक है। तो राजा रंजीत सिंह ने 2 राजधानी बनाया था। कितने? 2 राजधानी,
पहला अगर राजधानी का बात किया जाए तो लाहौर है, और दूसरा राजधानी है अमृतसर। अमृतसर, लाहौर को अगर कहा जाए तो यहाँ पे ये राजनीतिक राजधानी है, और अमृतसर धार्मिक राजधानी। ठीक है, तो राजा रंजीत सिंह ने अफगान के दुरानी साम्राज्य में भी उत्तराधिकार के संघर्ष की भूमिका इसमें निभाई है। साथ ही साथ राजा रंजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली के पौत्र, ठीक है, शाह शुजा, यानी कि ये कौन है, तो ये हैं पौत्र किनके, अहमद शाह अब्दाली के, अहमद शाह अब्दाली के पौत्र यानी पोता। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के जो पौत्र है शाह शुजा, तो शाह शुजा का समर्थन दिया। बदले में शाह शुजा ने राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया। राजा रंजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सेना और व्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, और राजा रंजीत सिंह की सेना को फौज आयन कहा जाता है। यानी कि अगर कहा जाए तो राजा रंजीत सिंह की सेना को क्या कहा जाता है, फौज आयन, फौज आयन कहा जाता है, कहा जाता है। और फौज आयन इस समय एशिया की, ठीक है, और ये जो था तो इस समय एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी, दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, और राजा रंजीत सिंह का जो प्रमुख सैन्य मंत्री था, ठीक है, राजा रंजीत सिंह का जो प्रमुख सैन्य मंत्री था, सैन्य मंत्री, उनका नाम हरि सिंह नलवा, ठीक है, या इन्हीं को हरि सिंह नौला भी कहते हैं, हरि सिंह नौला थे। ठीक है, इसके बाद कहा जाए तो राजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना में अफगान, राजपूत, मराठे, गोरखे इत्यादि सबको इन्होंने भर्ती किया था। ठीक है, रंजीत सिंह के अगर बोला जाए तो एक प्रसिद्ध वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री जिनका नाम अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन था। और राजा रंजीत सिंह ने एक नया पद भी सृजित किया था। इन्होंने एक नया पद सृजन किए जिसका नाम कारदार था, कारदार पद। और यह पद जो था वह प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, सैन्य जैसी निकाय होता था, यह भूमिका निभाता था। 1838 में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 1838 में राजा रंजीत सिंह, शाह शुजा और एक तरफ से कौन है, राजा रंजीत सिंह है। राजा रंजीत सिंह, शाह शुजा, ब्रिटिशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ और इसमें त्रिपक्षीय संधि भी हुई। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्रिपक्षीय संधि होता है, और इस संधि के अनुसार ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने की अनुमति प्राप्त हो गई। और राजा रंजीत सिंह की मृत्यु अगर कहा जाए तो 1839 में, राजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब होता है, 1839 में हो गया। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके कई उत्तराधिकारियां जैसे कि खड़क सिंह आए, नौनिहाल सिंह आए, शेर सिंह बारी बारी से सिंहासन पे बैठे। लेकिन 1843 में राजा रंजीत सिंह के जो अल्पवयस्क पुत्र थे, ठीक है, राजा दिलीप सिंह, उनको गद्दी पे बैठाया गया। तो चलिए दिलीप सिंह के बारे में जानते हैं। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। इसके बाद कई शासक आते हैं जैसे कि इनके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी आते हैं किनके, राजा रंजीत सिंह के, जैसे कि आते हैं खड़क
सिंह रहते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए तो नौनिहाल सिंह ये भी रहते हैं। शेर सिंह, ठीक है, शेर सिंह। तो सब बारी बारी से क्या होते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं। और इसके बाद अगर कहा जाए तो 1843 में, ठीक है, राजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को गद्दी पे बैठाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि दिलीप सिंह के जो संरक्षिका होती हैं, ठीक है, संरक्षिका, तो इनका नाम रानी झिंदन होता है। रानी झिंदन, ठीक है। तो ये जो थी वो दिलीप सिंह की क्या थी, संरक्षिका बनी हुई थी। इस संरक्षिका में कौन रहती है, रानी झिंदन। इसी के बीच आप देखिएगा कि अंगल सिख युद्ध होता है। अंगल सिख युद्ध जो कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात किया जाता है, ठीक है। तो अंगल सिख युद्ध में आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रथम अंगल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे। सिख युद्ध जो कि 1839 से लेके 42 तक में हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर देखते हैं तो इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। और ये भारत के प्रधान सेनापति के रूप में लॉर्ड गफ हैं, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी हैं। इसके बाद इसी प्रथम अंगल सिख युद्ध में ब्रिटिश ने लाल सिंह को मुदकी नामक स्थान पर हराया, ठीक है। साथ ही साथ देखिए तो सिख फिरोज शाह ओलीवाल और सोबराव में पराजित हुआ है। सोबराव में पराजित किया गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। और इसी काल में ब्रिटिशों की नज़र पंजाब की ओर पड़ रही थी। और 1839 से 1842 के मध्य, ठीक है, 1839 से 1842 के मध्य लड़े गए अंगल अफगान युद्ध में हार गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी। यानी ब्रिटिश जो है वो अफगानियों से हार गए थे, तो जिससे ब्रिटिशों की प्रतिष्ठा में कमी आई। और पंजाब को जीतकर ब्रिटिश अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहते थे। इसीलिए प्रथम अंगल सिख युद्ध की शुरुआत 1845 से 46 में हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में अगर कहा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग है। और जो इस समय प्रधान सेनापति जो भारत के बन के आए थे वो लॉर्ड गफ थे। और इस युद्ध की शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशों का जो मुकाबला हुआ था वो सिख कमांडर लाल सिंह से हुआ था। और ब्रिटिशों ने लाल सिंह को पंजाब की मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। इसके पश्चात ब्रिटिशों ने सिखों को फिरोज शाह, ठीक है, ओलीवाल एवं सोबराव नामक स्थानों पर भी क्या किया था, पराजित किया था। और ब्रिटिशों ने प्रथम अंगल सिख युद्ध जीत लिया और सिखों को लाहौर की संधि करने पे यहाँ से
विवश किया। तो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के बाद क्या होता है, लाहौर की संधि की जाती है, लाहौर की संधि। तो इस लाहौर की संधि में क्या क्या होता है, चलिए अब हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, लाहौर की संधि में सबसे पहले तो सतलज के दक्षिणी, पंजाब में सतलज नदी पड़ती है, तो सतलज के दक्षिणी भागों को ब्रिटिशों को दिया गया, ब्रिटिशों को दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ पंजाब जो है अब 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना किसको देगा, ब्रिटिशों को देगा, युद्ध हर्जाना। ठीक है, और इसी संधि के अनुसार ये भी बोला गया कि अब जो सिख सेना है, सिख सेना, तो सिख सेना में अब 20,000 वो पैदल सेना रख सकते हैं, 20,000 पैदल सेना रख सकते हैं और 12,000 घुड़सवार रख सकते हैं। यानी इससे ज़्यादा पंजाब के पास कोई सेना नहीं होने चाहिए। और इन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट को लाहौर में नियुक्त कर दिया, लाहौर में नियुक्त कर दिया। ठीक है, नियुक्त कर दिया। यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि की जाती है 8 मार्च 1846 को। और इस संधि के अनुसार यह कहा जाता है कि सतलुज नदी के दक्षिण के भागों को ब्रिटिशों को सौंप दिया गया और ब्रिटिशों के द्वारा 1.5 करोड़ युद्ध का हर्जाना लाहौर दरबार में थोपा गया। और साथ ही साथ सिख नेता ने कटौती करके उसे 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार तक सीमित कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा सेना नहीं रख सकते हो। और एक ब्रिटिश रेजिमेंट को लाहौर दरबार में नियुक्त किया गया। ठीक है, और बदले में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को राजा और रानी झिंडन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता भी दी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो राजा दिलीप सिंह हैं, राजा दिलीप सिंह, इन्हें राजा बोला जाता है कि आप राजा रह सकते हो। रानी झिंडन जो हैं, रानी झिंडन, इनको कहा गया कि आप संरक्षिका रह सकते हो। किनका, तो राजा दिलीप सिंह का। और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता मिली। यानी इन तीनों को क्या मिलता है, मान्यता। और कौन देता है, तो ब्रिटिश। ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है कि गुलाब सिंह, ठीक है, तो गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में, 75 लाख रुपए में ब्रिटिशों ने, ठीक है, कश्मीर को बेच दिया। कश्मीर को क्या कर दिया, बेच दिया। किससे, गुलाब सिंह से। इसी के बीच में होता है भैरोवाल की संधि। इसी से, लाहौर की संधि से ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और इसी के बीच में होता है भैरोवाल की संधि। तो चलिए अब हम लोग भैरोवाल की संधि के बारे में भी जानते हैं। यह जो संधि हुआ था, यह दिसंबर 1846 AD में हुआ था। ठीक है, यानी कि लाहौर की संधि मार्च में किया गया और ये कब किया गया, तो दिसंबर 1846 में। इस संधि के अनुसार रानी झिंडन को, ठीक है, रानी झिंडन को 48,000 रुपए की पेंशन दी गई। कितना, 48,000 रुपए की पेंशन दी गई। ठीक है, और 8 सिखों की परिषद भी बनाई गई। साथ ही साथ लाहौर में
लाहौर में ब्रिटिश सेना का प्रवास हो गया। ब्रिटिश सेना का प्रवास हुआ, ठीक है, यानी कि अब लाहौर में क्या हो रहा है, ब्रिटिश सेना भी वहाँ पे आने लगा। साथ ही साथ ब्रिटिश रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट भी इसे कह सकते हैं, रेजिडेंट में हेनरी लॉरेंस बन के है। कौन बन के है? हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भैरोवाल की संधि में बहुत सारे भूमिकाएं निभाई गई है, जिसमें कि रानी जिंदन को 48,000 रुपये की पेंशन देकर इन्हें कहाँ भेज दिया गया? शेखपुरा, ठीक है, इन्हें शेखपुरा भेज दिया जाता है। और 8 सिखों की एक प्रशासन संचालित करने के लिए एक बनाई गई थी, और दलीप सिंह को यहाँ पे राजा रहने दिया जाता है। और लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया, और लाहौर में ही ब्रिटिश सेना का प्रवास भी निश्चित कर दिया गया कि अब लाहौर में ही ब्रिटिश सेना यहाँ रहेगी, खाएगी और अपना युद्ध का कला सीखेगी। इसी के बीच में देखते हैं कि द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध शुरू होता है। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध, और यह युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच। इस युद्ध में देखिएगा कि इसका जो तत्कालिक कारण था, ठीक है, इस युद्ध के जो तात्कालिक कारण देखने को आपको मिलेंगे तो ये मूल राज्य का विद्रोह रहता है। मूल राज्य का विद्रोह, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस विद्रोह में जो जो शामिल हुए थे उनका नाम रहता है मूलराज, शेर सिंह, शेर सिंह और छत्तर सिंह, छत्तर सिंह। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम रहता है चिलियानवाला, चिलियानवाला का युद्ध, ठीक है। और इसमें डिसीजन लेते हैं, और निर्णय डिसीजन जिसको कह सकते हैं लॉर्ड गफ। कौन लेते हैं? लॉर्ड गफ लेते हैं। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 में लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया, और इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण सिख सरदारों का ही विद्रोह था। मुल्तान के गवर्नर मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किए थे, और डलहौजी ने लॉर्ड गफ को पुनः पंजाब के लिए भेजा, और सिखों एवं ब्रिटिशों के मध्य चिलियानवाला का युद्ध हुआ। और यह युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब कौन जीता कौन हारा कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो डलहौजी ने गफ के स्थान पे चार्ल्स नेपियर को भारत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, यानी कि जब अनिर्णित रहा तो इनके स्थान पे अब कौन आएंगे? स्थान पर, इनके स्थान पर चार्ल्स नेपियर आएंगे, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। इनको भारत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। और 1849 में, कब? 1849 में चार्ल्स नेपियर ने सिखों के बीच एक संधि की। देख सकते हैं कि चार्ल्स नेपियर 1849 में आते हैं, और यहाँ पे गुजरात का युद्ध होता है, गुजरात का युद्ध। इसे हम तोपों का युद्ध भी कहते हैं, तोपों का युद्ध, ठीक है, जो कि चार्ल्स नेपियर और सिख के बीच में लड़ा गया था,
चार्ल्स नेपियर और सिख के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिख पराजित हो जाते हैं, चार्ल्स नेपियर जीत जाते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मार्च 1849 में। इसके बाद आप देखिएगा कि चार्ल्स नेपियर ने अब पंजाब को हड़प लिया। इसने क्या किया? पंजाब को हड़प लिया। ठीक है, और हड़पने के बाद, ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया हमेशा के लिए। कहाँ भेज दिया? लंदन भेजा दिया। ठीक है, यानी हमेशा के लिए दिलीप सिंह को अब कहाँ भेज दिए? लंदन। और वहाँ पे रानी झिंडन भी इनके साथ में रहती थी, रानी झिंडन। ठीक है, दोनों को कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया। और इन दोनों को 5 लाख वार्षिक पेंशन मिलता था। कितना? 5 लाख वार्षिक पेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पंजाब का क्षेत्रीय राज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ब्रिटिश धीरे धीरे अपना नीतियाँ अपना रहे थे, जैसे सहायक संधि हम लोग पढ़े, हड़प नीति पढ़े, घेरे की नीति पढ़े, तो आखिर ये सब है क्या? तो अगले लेक्चर में हम लोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियों पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या भूमिका रही है, और उन्होंने कई प्रकार की नीतियाँ अपनाई, जैसे कि सापेक्षतावाद की नीति अपनाई, समानता की नीति अपनाई, घेरे की नीति अपनाई, सहायक संधि की नीति अपनाई, राज हड़प की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये सब क्या है और इससे हमारे भारत देश को कितना नुकसान पहुंचा और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो अगले लेक्चर में ये सब हम लोग जानेंगे।